आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 13 मई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे यूरोप से उठी गजा में फौरन सीजफायर की मांग। इटली और ग्रीस बोले अब तो रियासती हल का वक्त। इसराइल से यारी ब्रिटिश हुकूमत को पड़ी भारी। F-35 फाइटर जेट ने पहुंचा दिया अदालत, हो रही फजीहत। भूखे प्यासे गजा को नहीं मिल रहा इलाज। इधर मजलूमों के दिल से निकल रही आह। उधर इसराइल में 1 लाख लोग हुए दिमागी तौर पर बीमार। 67,000 लोग नई बीमारियों का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप को रियाद में मिला शानदार वेलकम। मिडिल ईस्ट से और मुनाफा कमाने पहुंचे हैं अमेरिकी सदर। क्या फलस्तीन के मुद्दे पर भी होगा कोई फैसला? ईरान को लगा डबल झटका। यूरोप और अमेरिका ने चल दी नई चाल। ईरान गुस्से में लाल। और लीबिया में फिर से खाना जंगी के आसार। एक कत्ल से हिल गया त्रिपोली, निकल आए दोनों तरफ से हथियार। गुड इवनिंग। रोम में इटली और ग्रीस के दरमियान एक अहम मुलाकात के बाद दोनों ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में गजा में फौरन सीज फायर करने का मुतालबा किया और इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का 2 रियासती हल का सपोर्ट दोबारा दोहराया, यानी कि फलस्तीन एक आज़ाद रियासत बने, एक आज़ाद मुल्क बने हैं, इसका मुतालबा किया गया। इसकी बात को और ज़्यादा जोर से उठाया गया। बयान में कहा गया कि हम गजा और लेबनान में सीज फायर एग्रीमेंट्स के पूरे इम्प्लीमेंटेशन और एक आज़ाद फ़लस्तीनी स्टेट के क़याम का सपोर्ट करते हैं जो इसराइल के साथ अमन और तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहे। बात सिर्फ इन ममालिक ने गजा की या फ़लस्तीन की नहीं की, रशिया और यूक्रेन का मुद्दा भी उठाया। रशिया और यूक्रेन जंग के सिलसिले में भी दोनों ममालिक ने कहा कि हम यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़, इख्तियार और आज़ादी के साथ खड़े हैं और एक इंसाफ पसंद और दायमी अमन लाने की कोशिशों का पूरा सपोर्ट करते हैं। इटली और ग्रीस ने यूरोपीय यूनियन और नेटो के अंदर अपने ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने का भी इरादा जाहिर किया है। बढ़ते आगे, ब्रिटेन की हुकूमत को अब हाई कोर्ट का सामना करना पड़ रहा है और वजह है इसराइल को दिए जाने वाले F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स पुर्जे। फ़लस्तीनी ह्यूमन राइट ग्रुप अल हक और यूके बेस्ड लीगल नेटवर्क ग्लैन ने मिलकर एक केस फाइल किया है, एक मुकदमा दर्ज किया है। उनका कहना है कि ब्रिटेन की हुकूमत गजा में हो रहे कत्लेआम में हिस्सेदार बन गई है। F-35 फाइटर जेट्स के जरिए जो इसराइल यूज़ कर रहा है इन F-35 को, ये एक ऐसा जेट है जिसकी वजह से गजा में बहुत तबाही मची और इसमें ब्रिटिश हुकूमत इस तरीके से इस जुर्म में साथ है कि इसके पुर्जे वो मुहैया करवा रही थी। जेनिने वॉकर, जो ग्लैन और अल हक के लिए वकालत कर रही हैं, उन्होंने अल जज़ीरा से कहा कि हम कोर्ट जा रहे हैं ताकि हुकूमत को मजबूर करें कि ये सप्लाई रोकी जाए। ये केस मंगल से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से। हमारे उनके दरमियान वक्त का फासला है, तो हो सकता है हो रहा हो या हो जाएगा। जबकि गजा में इसराइली F-35 जेट्स अब तक 61,000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर चुके हैं, ये माना जाता है। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने एक्सपोर्ट को इल्लीगल करार दे दिया, जो ब्रिटेन की तरफ से एक्सपोर्ट किए गए पुर्जे उन्हें इल्लीगल करार दे दिया, तो यूके पर इसराइल के साथ आर्म्स डील रोकने का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है और इसका अल्टीमेट नुकसान नेतन्याहू को ही होगा। बीच में आज की सबसे बड़ी खबर लिए लेते हैं और फिर गजा की एक आध और खबर आपको सुनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज 13 मई 2025 को सऊदी अरब की कैपिटल रियाद पहुंच गए, जहां MBS मोहम्मद बिन सलमान ने उनका शानदार खैर मकदम किया। वो खुद एयरपोर्ट पहुंचे। उनके दौरे ने मिडिल ईस्ट की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। रियाद पहुंचने के बाद ट्रंप UAE और कतर का भी दौरा करेंगे। अब सवाल ये ध्यान से सुनिएगा, अब सवाल ये उठता है कि इस विजिट का मिडिल ईस्ट और ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के मसले पर क्या असर होगा। जो मैंने समझा पढ़कर वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहला, फ़लस्तीन का मसला फिर से हाशिए पर होगा क्या? सवाल है। ट्रंप के दौरे का फोकस अमूमन इसराइल के सपोर्ट और अरब मुल्कों से डील्स पर होता है। ऐसे में ये खदशा है कि फ़लस्तीन का मुद्दा एक बार फिर दरकिनार कर दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप शायद अरब ममालिक को खुश करने के लिए पहले ही कह चुके हैं कि इस बार इसराइल नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अब्राहम अकॉर्ड्स 2.0 की तैयारी है क्या? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप एक नई अब्राहम अकॉर्ड्स टाइप पहल लाने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें अरब मुल्कों और इसराइल के बीच रिश्ते और करीब लाए जाएं। इससे फ़लस्तीनियों की मायूसी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तीसरा जो पॉइंट मेरी समझ में आया कि और सवाल के साथ आया कि सऊदी अरब, UAE और कतर से क्या डिफेंस डील और एक बड़ी डील होने वाली है।
ट्रंप के दौरे में हथियारों की बड़ी डील्स और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, जो अमेरिका के लिए फायदे का सौदा होगा, लेकिन इससे मिडिल ईस्ट का जो सियासी बैलेंस है वो और ज्यादा बिगड़ सकता है। ईरान और गजा पर भी दबाव बढ़ेगा क्या? हाँ, अगर ट्रंप अरब मुल्कों के साथ मिलकर ईरान को घेरने की कोशिश करते हैं तो गजा में हालात और ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हमास को ईरान का मिलिट्री सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन मोरल सपोर्ट ईरान से ज़रूर मिलता है गजा को। अब ये जो विजिट हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, इसका नतीजा क्या हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का ये मिडिल ईस्ट दौरा फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद से ज़्यादा फिक्र लेकर आ सकता है, क्योंकि बातचीत में अगर सिर्फ डील्स और इसराइल का नाम आए और फ़लस्तीन का कोई जिक्र ना हो तो ये इलाका और ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है, अस्थिर हो सकता है। अब आखिरी सवाल ये है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट की इतनी ज़रूरत क्यों है? तो जवाब है पैसा, दरम, दिनार, रियाल। मगर अमेरिका को इस पैसे की इतनी ज़रूरत क्यों है? वो तो सुपर पावर है, वो तो सबसे ज़्यादा पैसे वाले मुल्क में से एक है। ऐसा क्यों? दरअसल दुनिया की मईशत यानी कि दुनिया की इकोनॉमी अभी हिली हुई है और हर मुल्क अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है कि तू भी दे दे, तू भी दे दे। अमेरिका और ट्रंप इसमें सबसे आगे हैं। एक एक पैसे, एक एक डॉलर के लिए जंग चल रही है। और अभी जो कई ममालिक पर टैरिफ्स लगाए हैं अमेरिका ने, वो उसका सीधा एग्जाम्पल है कि अमेरिका को पैसा चाहिए। एक ऐसा मुल्क है जो अंदर से खोखला होता चला जा रहा है। अमेरिका का वो पुराना दबदबा, चाहे हथियारों का हो या AI जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का, वो दबदबा अब वैसा नहीं है जैसा हुआ करता था। हकीकत ये है कि टेक्नोलॉजी के बहुत से मैदानों में, खासकर डिफेंस सेक्टर में, जहां अमेरिका समझता है कि वो सबसे आगे है, असल में ऐसा अब नहीं है। नए खिलाड़ी इन मैदानों में आकर अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भले वो उसे शिकस्त ना दे पा रहे हैं अमेरिका को, लेकिन कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और यही वजह है अमेरिका को प्रॉफिट घटने पर अब बड़े अमाउंट की ज़रूरत है। यही वजह है। और सामान बेचकर वो अमाउंट मिडिल ईस्ट से उठाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में है। अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जो मायूस भी करती है और सोचने पर भी मजबूर करती है कि जंग क्या कुछ निशान छोड़ती है। गजा जल रहा है और गजा के लोगों की हाय इसराइल को लग रही है, कहा जा रहा है, क्योंकि इसराइल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग जंग के असरात से परेशान हैं। नई दिमागी बीमारियां सामने आ रही हैं इसराइल में। एक इसराइली रिपोर्ट, आप पढ़ते रहिए, इसे टाइप कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगी, यही कीवर्ड डाल लीजिएगा हेडलाइन के। एक इसराइली ऑफिशियल का कहना है कि 1 लाख से ज़्यादा इसराइली शहरी अब गजा की जंग के साइकोलॉजिकल असरात का शिकार हैं। 1 लाख से ज़्यादा इसराइली। और ये सिर्फ हमास के खिलाफ जंग का नतीजा नहीं, बल्कि खुद हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ का भी नतीजा है। इसराइल में दिमागी तौर पर माजूर बच्चों के ख़ानदानों को सपोर्ट करने वाली एक एसोसिएशन है जिसका नाम है केशर, और इसके हेड हैं ओरेन हेलमैन। इन्होंने इसराइली अखबार येदियोत एनोत से बात करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से इसराइल में लगभग 67,000 लोग नई दिमागी बीमारियों का शिकार हुए हैं। आप इस नई लाइन को, नए लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, नई दिमागी बीमारियों का शिकार, यानी ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। वो क्या है? उन्होंने खुले तौर पर इस दिमागी क्राइसिस का जिम्मेदार इसराइली हुकूमत को ठहराया और कहा कि ये सब हुकूमत की नाकामी का नतीजा है। हेलमैन ने यह भी बताया कि ये जंग, जिसका मकसद बताया गया था हमास को ख़त्म करना, असल में गजा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर चुकी है और उसकी आवाम को जबरन बेघर कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि इसराइल में एक एसोसिएशन चलाने वाला, दिमागी तौर पर जो बीमार हो जाते हैं लोग, उनकी मदद करने वाली एक एसोसिएशन का चीफ गजा का दर्द क्यों महसूस कर रहा है, क्यों उसकी बात कर रहा है? कुछ कनेक्शन महसूस कर रहा होगा ना। वो कहते हैं ये जंग सिर्फ गजा को नहीं जला रही, ये इसराइल के अंदर भी लोगों के जहनों को जला रही है। फौजियों से लेकर आम शहरियों तक हर तरफ एक साइकोलॉजिकल मेल्टडाउन का माहौल है। कुछ खबरें यहाँ से लिए लेते हैं। अल मॉनिटर की खबर है, हाउ ट्रम्प्स गल्फ टूर एंड रिलीज ऑफ ईदान अलेक्जेंडर एक्सपोज रिफ्ट विद नेतन्याहू। ट्रंप का गल्फ का दौरा और ईदान अलेक्जेंडर, जो कल एक अमेरिकन इजरायली सिटीज़न कल रिहा किया है हमास ने, उसकी रिहाई कैसे ये दिखा रही है कि नेतन्याहू और ट्रंप के रिश्तों में दरार पड़ रही है।
अब नेतन्याहू पर सवाल ये उठ रहा है, नेतन्याहू ने तो खुद क्रेडिट ले लिया कि हमारी वजह से और अमेरिका की डिप्लोमेसी की वजह से ईरान अलेक्जेंडर रिहा हुआ। तो लोग पूछें तो तुम उसी डिप्लोमेसी और अपनी आईडीएफ के दम पर अपने होस्टेजेस क्यों नहीं ले आए अब तक? तुम उसको ला सकते हो जिसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, और जिनके पास सिर्फ इजरायली सिटीजनशिप है उन्हें नहीं ला सकते। बड़ा मुश्किल में है नेतन्याहू। अमेरिका ने कुछ तो खेल किया, और मैंने पिछली खबर में कहा कि अगर फ़लस्तीन की बात नहीं हुई, मुझे लगता है अरब ममालिक फ़लस्तीन की बात करेंगे, क्योंकि आपको 2 दिन पहले मैंने बताया था कि सीरिया, लेबनान और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास जा रहे हैं सऊदी अरब, ट्रंप से मुलाकात होगी। बात तो इसराइल की ही होगी। अब बात आती है पिछले कुछ घंटों में ईरान को मिले डबल झटके की। ईरान को अमेरिका से लेकर वेस्ट के 3 मजबूत मुल्क झटका दे रहे हैं। पहली तो खबर प्रेस टीवी के हवाले से कि ईरान ने 13 मई की खबर है, अमेरिका ने असल में एक तरफ तो बातचीत कर रहा है, परसों बातचीत की चौथे राउंड की ओमान में ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, कल रात सैंक्शन ठोक दिए। तो आज सुबह ईरान ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये अनजस्ट है, मतलब बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, नाइंसाफ़ी एक तरीके से। आप हमसे बात भी कर रहे हो, आप अपनी शर्तें भी हमसे मनवाना चाह रहे हो, और इधर से लेकर उधर तक आप हमारे लोगों पर और हमारी चीज़ों पर बैन भी लगा रहे हो। तो बातचीत के बीच अमेरिका ने फिर से सैंक्शंस लगाए हैं, और लगाए हैं जहाँ तक एक शख्स है, 3 लोग हैं, ईरानी नेशनल्स हैं और बड़े मालदार लोग हैं, और एक है फ्यूया पार्स प्रोस्पेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ करके कंपनी। तो 3 लोगों और एक कंपनी पर बैन लगाए हैं और पाबंदी लगाई है, इनके सारे लेन देन फ्रीज किए हैं और इनसे कोई बिजनेस नहीं होगा, फ्यूचर में फ्रीज कर दिया। अमेरिका का इल्ज़ाम ये है कि ये ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर रहे हैं सारे लोग, न्यूक्लियर हथियार पाने के सिलसिले में। तो ये अमेरिका का इल्ज़ाम है। तो इस पर ईरान तिलमिला गया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा ईरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि इस तरीके से बातचीत चल नहीं पाएगी। अब ईरान वॉन्ट्स यूरोपियन दैट रीइम्पोजिंग सैंक्शंस कुड हैव इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस। ईरान ने यहाँ यूरोप को तगड़ी धमकी दी है या वार्निंग दी है कि यूरोप जो हम पर फिर से रीइम्पोज करना चाह रहा है पाबंदियाँ 2018 में जो उसने हटा ली, 2018 के बाद हटाई गई थी, वो अगर फिर से लगाने की कोशिश कर रहा है यूएन के रास्ते, तो फिर उसके नतीजे भी बदले में उतने ही ख़तरनाक होंगे जितने ईरान के लिए होंगे। और उस वक्त ईरान की इकनॉमी को इन्हीं सैंक्शंस ने तबाह कर दिया था। दोस्तों, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन लोगों ने जो है यूएन के रास्ते से जो है फिर से ईरान पर सैंक्शंस लगाने की बात कही। हम बता चुके हैं कि स्नैपबैक मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल ये तीनों ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, और ये शर्त उनकी यही है कि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करिए और हमें भी आप इत्मीनान दिलाइए कि आप कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, वरना आप पर फिर से हम इम्पोज करने वाले हैं। और अब ये धमकी फिर से बढ़ गई है, इसलिए ईरान ने वापस धमकी दी है। लीबिया में बड़ा इस वक्त क्राइसिस है और खाना जंगी जैसा फिर से एक माहौल हो गया है। असल में एक मिलिशिया लीडर जो है उसका कत्ल हो गया कल, जिसके बाद त्रिपोली जो लीबिया की दारुल हुकूमत है, अब तो अलग अलग सब जगह अलग अलग कंट्रोल है, कोई नॉर्थ वेस्ट में है और कोई सेंट्रल में, और इस तरफ त्रिपोली पर कब्ज़ा किए हुए है। तो लोगों के बीच क्लैशेस होते हैं। 2020 में जहाँ तक है ये क्लैशेस थमे थे, बहुत हैवी क्लैशेस थे, जिसकी वजह से जो है लीडर जो हैं अब्दुल गनी किल्की, और उन्हें गनीबा के नाम से भी जाना जाता है, वो कमांडर थे सपोर्ट फोर्स ऑपरेटर्स एसएसए के। उनका जो है वो कत्ल होने के बाद जो है वहाँ पर दंगे भड़क उठे, आपस में दोनों आर्म्ड क्लैशेस होने लगे, भारी गोलीबारी हुई, और एक बार फिर से सिविल वॉर जैसे हालात बन रहे हैं। त्रिपोली की सड़कों पर ऐलान किया जा रहा है लोगों से कि घरों में रहें, बाहर ना आएँ, कुछ भी हो सकता है। ये सारे हालात वहाँ पर हैं, और यूएन ने कहा है कि अटैक अगर सिविलियंस पे हुए इसे वॉर क्राइम माना जाएगा। 2011 में आप सबको पता है नेटो की मुदाखलत के बाद गद्दाफ़ी को किस तरीके से वहाँ पर हटाया गया था और फिर उनका कत्ल भी हो गया था। और 2014 में ये कंट्री जो है वो कई हिस्सों में तकसीम हो गई, ईस्टर्न में और वेस्टर्न फ्रैक्शंस में, दोनों अलग अलग हुकूमत करने लगी। हाँ, एक बड़ा दिलचस्प पहलू लीबिया का ये है कि पूरे मेडिटेरेनियन में सबसे ज़्यादा तेल जो है, ऑयल प्रोड्यूस जो है, वो लीबिया करता है, और वहाँ के इस तेल को लेके ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ दोनों के बीच होती रही हैं और हो भी रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।